नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। मेरे खास शो इनसाइड विद अनुराग चड्ढा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, वो टॉपिक जुड़ा है देश के सबसे बड़े राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश से। और जब बात उत्तर प्रदेश की होती है तो यहाँ की कुर्सी की भी बात होती है, यहाँ के मुख्यमंत्री की भी बात होती है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ योगी आदित्यनाथ के बारे में। दरअसल बहुत सारे पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ को बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। भले ही योगी आदित्यनाथ की इमेज आम जनता की नज़रों में बहुत शानदार हो, उत्तर प्रदेश से उन्होंने क्राइम को लगभग खत्म कर दिया हो, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग उनको मुख्यमंत्री बने रहना देखना नहीं चाहते। एक बार दोबारा से सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ षड्यंत्र शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही वो षड्यंत्र शुरू हुआ उसके कुछ घंटों बाद ही एक शख्स ऐसा उनके पक्ष में आया कि उसने पूरे षड्यंत्र को खत्म कर दिया और कह दिया कि अभी 2027 के चुनाव में बहुत सारा समय है। अभी तो आप महाराष्ट्र को देखिए, झारखंड को देखिए और फिर आप बिहार को देखिए। अगर उत्तर प्रदेश को लेकर कोई फैसला लेना है तो उसके लिए बहुत सारा समय है और योगी आदित्यनाथ अपने आप को कहीं ना कहीं प्रूफ करके दिखाएंगे। दोस्तों, कौन वो लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और अब ऐसा क्यों लगा उनको कि योगी को यूपी से हटा देना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम चलेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको दोस्तों अच्छी तरह से याद होगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 2024 में बहुत सारा नुकसान हुआ था और जब इस नुकसान की चर्चा चल रही थी, डैमेज कंट्रोल की बात चल रही थी, तो ये बात सामने आई थी कि भाई सारी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ को लेनी चाहिए। वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के रहते हुए अगर देश की सबसे बड़ी पार्टी और जिसके पास मोदी मैजिक जैसा हथियार हो, उसके बावजूद वो उत्तर प्रदेश से इतनी सारी सीटें लूज कर जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी उसी के ऊपर होनी चाहिए, यानी कि उसको कुर्सी से हटा देना चाहिए। आपको याद होगा कि दिल्ली और यूपी में बैठकों का दौर चला था। उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और लगातार ऐसे तमाम उत्तर प्रदेश के नेता जो योगी आदित्यनाथ के टच में नहीं हैं, या यूँ कहें कि वो उनको पसंद नहीं करते, या दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, सभी दिल्ली से लेकर यूपी की दौड़ लगा रहे थे और लगातार मीडिया की सुर्खियां बनी हुई थी ये खबर कि क्या योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से हटाया जा सकता है, और तमाम तरह की चर्चाएं चल रही थी। लेकिन कुछ समय बाद योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और उन्होंने बताया कि भाई उत्तर प्रदेश में हार का जिम्मेदार मुझे ठहराया जा रहा है, टिकट गलत आप लोगों ने बांटे, मेरी बिल्कुल सुनी नहीं, जिन लोगों को मैंने कहा टिकट के लिए उनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया। और बहुत सारी बातें पार्टी के अंदर की थी जो उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने कही। कुछ दलाली के शब्द भी यूज़ किए कि जो टिकट बंटवारा हुआ उसमें किस किस दलाल की भूमिका रही, ऐसी तमाम बातें आई। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि योगी आदित्यनाथ इतने फ्रंट फुट पर खेल सकते हैं, तो उनको लगा कि अभी योगी को छेड़ना ठीक नहीं है। और बात भी सही है, अगर उत्तर प्रदेश का सीएम ये बात कह रहा है कि भाई टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में उसका कोई रोल नहीं था, जब उत्तर प्रदेश को लेकर बैठकें होती थी तो उनकी बातें नहीं सुनी जाती थी, तो गलती उसकी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री का ये बड़प्पन था कि उन्होंने योगी की बात सुनी और फिर उत्तर प्रदेश में सब कुछ नॉर्मल हो गया और योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार को बहुत ही सुचारू तरीके से चलाने लगे। अपराधियों के खिलाफ उनका जो अभियान था वो बेहतरीन तरीके से चल रहा था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कुछ दिनों पहले कि दोबारा से जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लॉबी है पार्टी के अंदर, और ख़ासतौर पर दिल्ली में एक लॉबी ऐसी है जो योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करती। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि उन लोगों के नाम कभी सामने नहीं आते, सिर्फ चर्चाएं चलती रहती हैं ऑफ द रिकॉर्ड या कान के पर्दों के पीछे चर्चा रहती है कि भाई फलाने योगी को पसंद नहीं करते या योगी उनको पसंद नहीं करते। दरअसल इस बार मुद्दा था हरियाणा के चुनाव का रिजल्ट। हरियाणा के चुनाव का जब रिजल्ट आया तो ये बात सामने आई कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनको बदल दिया गया था, खट्टर साहब को हटाकर वहाँ पर सैनी साहब को लाया गया। सैनी साहब अति पिछड़े ओबीसी में उनकी गिनती होती थी और भारतीय जनता पार्टी का ये जो एक तरह से हथियार था मुख्यमंत्री को बदलना, वो बहुत कारगर साबित रहा और वहाँ पर जो माहौल बना वो एंटी जाट माहौल बना, जिसकी वजह से जो तमाम ओबीसी वोटर थे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा से आ गई। ये बहुत बड़ी बात थी कि हरियाणा में जब सारे एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में हारा हुआ दिखा रहे थे, तो ऐसे वक्त में वहाँ पर पार्टी ने बाजी मार ली। उसके बाद
प्रधानमंत्री के सामने और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के सामने बात रखी गई, तो दोबारा से इस बात का मंथन शुरू हो गया कि क्या उत्तर प्रदेश में भी हमको ओबीसी मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो ये सब बात हो रही थी, अचानक आरएसएस की एंट्री होती है। आरएसएस ने सरकार के लोगों से बात की, खासतौर पर जो मुझे जानकारी मिल रही है, दरअसल मेरे एक परिचित जो कुछ दिन पहले मोहन भागवत से मिले थे और जो आरएसएस के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इन सब तीनों लोगों से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने उस व्यक्ति को ये बात बताई कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ फिर दोबारा से षड्यंत्र शुरू हुआ था। लेकिन हमने सरकार में बैठे लोगों को ये बात बता दी कि आपकी जो हरियाणा में सरकार आई है, ये कोई केंद्र सरकार की वजह से नहीं आई है। यहाँ पर संगठन यानी कि जो आरएसएस के लोग थे वो सक्रिय हो गए थे और लोगों को घर से निकालने का काम आरएसएस ने किया। और जब आरएसएस के लोग घर घर घुस गए तो भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ना ही था। तो इसलिए आपको खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सरकार यहाँ पर किसकी वजह से आई। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम बहुत ज़्यादा है, आम आदमी उनको पसंद करता है, उनकी ग्लोबल छवि है, ताकत आपके हाथ में है, लोकप्रियता आपके हाथ में है और आपका सितारा चमक रहा है। लेकिन जो वोट डलवाने की ताकत है वो सिर्फ और सिर्फ आरएसएस के हाथ में है। ये बात देश के प्रधानमंत्री और जो भी दिल्ली में तमाम बीजेपी के बड़े नेता हैं उनको आरएसएस ने बता दी थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को आप छोड़िए, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो अभी बहुत लेट है। अभी तो आप लोग 24 में बैठे हैं, 24 में बैठकर आप 27 की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए योगी आदित्यनाथ को अभी थोड़ा सा समय देने की और ज़रूरत है और जो उत्तर प्रदेश में हार के कारण थे उनको दोबारा से हमें समझना होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में हम लोग चुनाव क्यों हारे। तो कुल मिलाकर दिल्ली को बता दिया गया कि योगी आदित्यनाथ के बारे में आपको इतना सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये भी जानकारी मिली थी कि आरएसएस का जो अब कद है वो ऊपर हो गया है। एक समय में लगा था कि जो देश की सरकार है यानी कि बीजेपी की जो सरकार है वो आरएसएस से ऊपर चली गई है, क्योंकि जो लगातार फैसले लिए जा रहे थे उनको देखकर लगता था कि भाई आरएसएस की अब सुनी नहीं जा रही है। लेकिन अब आरएसएस के नेता अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट महसूस करने लगे हैं, थोड़ा सा ताकतवर महसूस करने लगे हैं। उनका मानना है कि जब से हरियाणा में सरकार हम लोगों की बनी है तो जो बातें हम दिल्ली के सामने रखते हैं या उससे पहले जब उनको लगा था कि सरकार हरियाणा में नहीं आने वाली तो उन्होंने हमारी सारी बातें माननी शुरू कर दी। और दूसरी बात थी योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में रखना। अगर आरएसएस की तरफ से योगी की पैरवी नहीं की जाती तो आप यकीन मानिए कि योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश से बदला जाना तय था। तो फिलहाल आरएसएस की दोनों बातें मान ली गई हैं। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ को सब पसंद करते हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार इन्वेस्टमेंट आ रहा है, अपराधी भाग रहे हैं और विदेशी इन्वेस्टर हो या देसी इन्वेस्टर हो, सभी लोग उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं। तो आखिर योगी आदित्यनाथ को लेकर कंफ्यूजन किस बात का है? बीजेपी के अंदर या जो दिल्ली में बैठे लोग हैं योगी आदित्यनाथ को पसंद क्यों नहीं करते? ये सबसे बड़ा सवाल। जहां तक मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ एक ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, वो ज़्यादा सिफारिशें सुनती नहीं हैं और जो सिफारिशें आती हैं जो मेरिट पर होती हैं वही काम वो करते हैं और इसी वजह से लोग उनको पसंद नहीं करते। राजनीति और सरकार में तो ये होता है कि भाई जो ताकतवर लोग होते हैं वो कहते हैं कि जो हमने आपको काम दे दिया वो आपको करना पड़ेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ चूँकि खुद ईमानदार हैं, उनके आगे पीछे कोई है नहीं, परिवार से उनका कोई मतलब है नहीं, तो उनको लगता है कि जो जनता की सेवा हम लोग करते हैं वही सर्वोपरि है और उनके पास मठ की ताकत है और मठ की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है, इसलिए वो किसी के सामने सरेंडर नहीं करते। इसी वजह से योगी आदित्यनाथ को लगातार बदलने की चर्चा रहती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे ताकतवर नेता हैं जो वो चाहते हैं कि हम लोग अपनी अथॉरिटी चलाएं, अपनी मर्जी से मंत्रालय चलाएं। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप जितने भी मंत्रालय देख लीजिए, अगर वो करप्शन फ्री हैं तो वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ की पॉलिसी की वजह से हैं। अगर योगी आदित्यनाथ सभी पर अपनी कड़ी नज़र ना रखें तो करप्शन की खबरें यहाँ से निकलकर सामने आए। दोस्तों, यही वजह है कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करते। और वीडियो के अंत में मैं आपको बता दूं कि योगी की पैरवी करने वाले भी भारतीय जनता पार्टी में बहुत कम लोग हैं। ये बात बहुत सारे लोग कहते हैं कि राजनाथ सिंह दिल्ली में बैठकर योगी आदित्यनाथ की पैरवी करते हैं, अनुराग ठाकुर योगी आदित्यनाथ की पैरवी करते हैं, नितिन गडकरी पैरवी करते हैं। तो देखिए, ये लोग सिर्फ मन में सोचते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बोलने की किसी की भी हैसियत नहीं है। वो अपनी पसंद या नापसंद उनके सामने नहीं बता सकते। योगी आदित्यनाथ की पैरवी सिर्फ करता है तो आरएसएस, क्योंकि आरएसएस के जो तमाम एजेंडे हैं, हिंदुत्व का एजेंडा है,
वो आरएसएस को पसंद है और जो आरएसएस के एजेंडे को पूरा करता है वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ है। और इसी वजह से योगी आदित्यनाथ जब जब मुश्किल में फंसते हैं तो आरएसएस उनके सामने मजबूती की तरह खड़ा रहता है और हर संकट को वो टाल देता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही और मैं कोशिश करूंगा कि योगी आदित्यनाथ से जुड़ी तमाम जो वीडियो हैं मैं आपके सामने रखूं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।